नमस्कार। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्रत्यास्थता सीमा, विकृति, प्रतिबल, हुक का नियम और पॉइजन रेशियो। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। कंप्लीट टॉपिक आपका इस एमसीक्यू के माध्यम से कवर हो जाएगा। टॉप 40 एमसीक्यू यहाँ पे अपन लगाने वाले हैं। शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यास्थता का जो गुण है मुख्यतः किसके अंदर पाया जाता है। देखिएगा, इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सभी पदार्थों में कुछ कुछ मात्रा में पाया जाता है। इन ऑल मटेरियल्स टू सम एक्सटेंट, स्पेशली सभी प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है। और स्पेशली आपसे पूछा जाए कि किसके अंदर पाया जाता है, तो आपको बताना कि ठोस के अंदर पाया जाता है। यदि ऑप्शन में क्लियरली ठोस लिखा है तो ठोस के अंदर यह देखने को मिलता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के ऊपर लगाया गया बाह्य बल हटा दिया जाए तो वह पूर्व अवस्था के अंदर लौट आती है, तो वस्तु को क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। उस वस्तु को मैं प्रत्यास्थ कहने वाला हूं, प्रत्यास्थ पदार्थ। तो इस प्रकार से प्रत्यास्थता के डेफिनेशन क्या बनेगी। प्रत्यास्थता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वस्तु उस पर लगाए गए बाह्य बल से उत्पन्न किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करती है, और जैसे बल को हटा दिया जाए तो वस्तु अपनी पूर्ण अवस्था में आ जाती है। वह कहलाता है प्रत्यास्थ पदार्थ या प्रत्यास्थता का गुण। अगला क्वेश्चन आपका, स्थायी विरूपण कब उत्पन्न होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन कब होता है। परमानेंट डिफॉर्मेशन कब उत्पन्न होता है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। यदि जो प्रत्यास्थता है वह सीमा से बाहर हो जाए, प्रत्यास्थता सीमा से बाहर हो जाए तो वह विरूपण या डिफॉर्मेशन होता है। यानी जब किसी वस्तु की आकृति या आकार को बदल जाता है तो हम कहते हैं कि वस्तु विकृत हो चुकी है, विरूपित हो चुकी है, और इस क्रिया को हम कहेंगे विरूपण। क्लियर कुल मिला के है कि कोई भी वस्तु है उसका आकार बदल जाता है। अब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता सीमा की। प्रत्यास्थता सीमा क्या होता है, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। प्रत्यास्थता सीमा क्या कहते हैं अपन। प्रत्यास्थता सीमा यानी इलास्टिक लिमिट वह होती है, यानी विरूपक बल के परिणाम की वह सीमा जिससे कम लगाने पर, यानी विरूपक बल के परिमाण की वह सीमा जिससे कम बल लगाने पर पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण बना रहता है, और उससे हम अधिक बल लगाएंगे तो पदार्थ की प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है। वह कहलाता है प्रत्यास्थता की सीमा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, विकृति किस प्रकार की राशि है। स्ट्रेन या विकृति किस प्रकार की राशि है। अब हम बात करेंगे विकृति की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। विकृति एक अदिश राशि है। यानी हम बात करेंगे, यदि कोई भी तार है जिसकी लंबाई L है, उसके ऊपर यदि कोई हम विरूपक बल लगाते हैं तो उसके लंबाई में वृद्धि हो जाती है, उसकी लंबाई में डेल L की वृद्धि हो जाती है। तो हम क्या कहेंगे, विकृति को, ये जो लंबाई में परिवर्तन होता है अपॉन में ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है अपना स्ट्रेन या विकृति। और लंबाई का मात्रक जो होगा मीटर में, नीचे लंबाई का मात्रक मीटर में होगा, यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी इसका किसी भी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होगा। ये एक प्रकार से अदिश राशि है। तो विकृति है, यानी किसी तार पर विरूपक बल लगाने पर उसकी प्रारंभिक लंबाई में जो वृद्धि होती है, तो विकृति को हम L/L के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और यह एक अदिश राशि है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका, विरूपक को इंग्लिश में बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ विरूपक बल है, इस विरूपक बल को इंग्लिश में बोला जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। चलिए, प्रतिबल किस प्रकार की राशि है। अभी हमने देखा विकृति देखा, अब हम बात करेंगे प्रतिबल की बात करने वाले हैं। तो प्रतिबल होता क्या चीज़ है, तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्रतिबल आपका एक प्रकार से अदिश राशि है। यानी कोई एरिया है, यदि उसके हम एकांक क्षेत्रफल पर बात करेंगे, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल की डेफिनेशन क्या बनेगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम कहते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस। तो यह भी एक प्रकार से आपकी अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य विकृति का सूत्र क्या है। देखिएगा, दो प्रकार की विकृति होती है, एक आपकी अनुदैर्घ्य है, एक अनुप्रस्थ है। तो अनुदैर्घ्य विकृति है जिसको हम लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, यानी इसमें एक प्रकार से क्षैतिज परिवर्तन देखने को मिलता है। अनुदैर्घ्य में क्षैतिज परिवर्तन, तो इसमें क्या होगा, अंश बनेगा डेल L/L है, यानी L लंबाई है, उस पर कुछ फोर्स लगाया और उसमें डेल L परिवर्तन हुआ, तो जो डेल L/L होगा वही अपना कहलाता है अनुदैर्घ्य विकृति।
अगला क्वेश्चन आपका, आयतन विकृति का सूत्र क्या है। अब हम बात करेंगे आयतन विकृति के बारे में। आयतन विकृति क्या होता है, एक प्रकार से जैसे कि आयतन में वृद्धि हो जाती है, जैसे अभी लंबाई में वृद्धि हुई तो उसको हमने अनुदैर्घ्य विकृति कह दिया। अब यदि किसी के आयतन में वृद्धि होती है तो उसको हम कहते हैं आयतन विकृति। तो यदि किसी वस्तु के आयतन में डेल वी की वृद्धि होती है तो ये कहलाता है आपका आयतन विकृति। प्रतिबल का मात्रक क्या है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिबल का मात्रक। चलिए देखिए ऑप्शन में से जे हम बल का मात्रक किससे रिप्रेजेंट करते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। और प्रतिबल का मात्रक क्या होता है। प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। प्रतिबल का मात्रक ध्यान में रखिएगा पास्कल होता है। प्रतिबल का मात्रक पास्कल होता है। क्यों, जैसे कि प्रेशर की बात करूँगा, प्रेशर हो गया मेरा बल बट्टे क्षेत्रफल, और प्रतिबल क्या हुआ, एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को। प्रतिबल का फॉर्मूला बनेगा एकांक क्षेत्रफल है पर लगाए गए बल को मैं कहूँगा प्रतिबल। तो इस प्रकार से प्रतिबल का जो मात्रक है एज ए प्रेशर के मात्रक के बराबर होगा। दाब का मात्रक होता है पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हुक के नियम के अनुसार क्या है। हुक का नियम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होती है। यानी प्रतिबल के समानुपाती होती है। कोई भी प्रत्यास्थता सीमा है उसके अंदर यदि कोई प्रतिबल लगता है तो वह उसकी विकृति के समानुपाती होता है। यह कहलाता है हुक का नियम। यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन। और समानुपाती हटाऊंगा तो प्रतिबल बराबर ई इंटू विकृति हो जाएगा, और जो ई का जो मेरा निकल के आएगा वह हो जाएगा प्रतिबल अपॉन में विकृति। और प्रतिबल अपॉन में जो विकृति होगा दोस्तों वही कहलाता है मेरा प्रत्यास्थता का गुणांक। अगला क्वेश्चन, हुक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। हुक का नियम है वह प्रतिपादित किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट हुक। अगला क्वेश्चन आपका, यदि विकृति लंबाई में हो तो प्रत्यास्थता गुणांक क्या कहलाएगा। जैसे अभी हमने देखा अनुदैर्घ्य विकृति, लंबाई में विकृति आ रही है तो प्रत्यास्थता गुणांक को हम क्या कहेंगे। अगर लंबाई में विकृति है तो उसको हम कहेंगे यंग गुणांक कहेंगे। यंग मॉड्यूलस हम इसको कहने वाले हैं, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक होता है अनुदैर्घ्य प्रतिबल अपॉन में अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति इसको हम बोलने वाले यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। यदि विकृति अनुदैर्घ्य है तो प्रत्यास्थता गुणांक को हम कहेंगे यंग का प्रत्यास्थता गुणांक। इसको वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि विकृति आयतन में हो तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसको हम कहेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, बल्क मॉड्यूलस कहते हैं इसको। और ये कहलाता अपना के। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं के साथ में। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आयतन गुणांक बल्क मॉड्यूलस। अगला क्वेश्चन है, अपरूपण विकृति किससे संबंधित है। अपरूपण विकृति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शियर स्ट्रेन, तो ये किससे संबंधित है। अपरूपण विकृति तो यह संबंधित है कोणीय परिवर्तन से संबंधित है। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 के साथ में कोणीय परिवर्तन से संबंधित है। अपरूपण गुणांक क्या होगा। अपरूपण गुणांक होगा मेरा अपरूपण प्रतिबल अपॉन में अपरूपण विकृति। इसको मैं जी पर से रिप्रेजेंट करता हूँ। अपरूपण प्रतिबल हो जाएगा मेरा F/A अपरूपण प्रतिबल, और मेरा जो अपरूपण विकृति हो जाएगा थीटा। तो इस तरीके से F/A इंटू 1/θ इक्वल टू F/A इंटू थीटा। तो F/A मेरा अपरूपण प्रतिबल हो गया और 1/θ मेरा अपरूपण विकृति हो गया। अगला क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो को किस प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। पॉइजन रेशियो या पॉइसन अनुपात हम जिसको बोलते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस शब्द से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं पॉइजन रेशियो को। कई बार आपको देखने को मिल सकता है, हो सकता है इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट किया हो, या सिग्मा, ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिएगा इसका जो रेशियो क्या होता है, पॉइजन रेशियो क्या कहलाता है। जो लेटरल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन का मतलब हो गया पार्श्व विकृति, और
लॉन्गिट्यूडनल विकृति यानी अनुदैर्घ्य विकृति, इन दोनों को जो रेशियो है वह कहलाता है पोआसो अनुपात। इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑप्शन करेक्ट होता है सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको। पार्श्विक विकृति और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहेंगे? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसके रेशियो को हम कहेंगे पोआसो रेशियो। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, दाब बढ़ाने पर सामान्यतः क्या होता है आयतन में? दाब बढ़ाएंगे तो आयतन में अपने को देखने को मिलेगा डिक्रीज, घटता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आयतन गुणांक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। आयतन गुणांक के व्युत्क्रम या विलोम को हम कहेंगे संपीड्यता या कंप्रेसिबिलिटी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आयतन गुणांक दिया जाता है कैपिटल बी से जलीय प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति। आयतन गुणांक इक्वल टू जलीय प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ है वह अधिक प्रत्यास्थ है? सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ क्या है? तो यहाँ पे आंसर बनेगा स्टील है, वह सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? जैसे कि प्रत्यास्थता गुणांक को हमने कहा प्रतिबल अपॉन में विकृति बोला, विकृति। तो प्रतिबल हो गया मेरा एजे, प्रतिबल हम किसको कहेंगे? प्रतिबल हम किसको कहेंगे? बल को, और बल का मात्रक हो गया न्यूटन। और विकृति एजे लंबाई हो गया जिसका कोई यूनिट नहीं होता। तो बल इक्वल टू एफ बाई ए, यानी प्रतिबल इक्वल टू एफ बाई ए हो गया। विकृति का कोई यूनिट नहीं होता। एफ बाई ए का मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर बनेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिबल का फॉर्मूला क्या है? प्रतिबल का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए, और यही अपना प्रेशर का फॉर्मूला होता है एफ बाई ए। दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का सूत्र भी अपना प्रतिबल वाला फॉर्मूला ही दाब का सूत्र है अपना। ऑप्शन नंबर बी। विकृति की कोई इकाई नहीं होती क्योंकि यह, विकृति की कोई भी इकाई नहीं है क्योंकि, जैसे कि विकृति की हम बात करूँ, चाहे अनुदैर्घ्य विकृति हो या अनुप्रस्थ विकृति हो, उसमें ऊपर लंबाई होता है जिसे नीचे एल हो गया, या ऊपर वॉल्यूम हो गया नीचे वॉल्यूम हो गया, तो हमेशा यूनिट इनका कैंसिल आउट हो जाता है। तो आंसर बनेगा रेशियो है, क्योंकि यह एक रेशियो है। प्रतिबल और विकृति के अनुपात को हम क्या कहेंगे? तो यंग का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है प्रतिबल अपॉन में विकृति, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रत्यास्थता सीमा के भीतर पदार्थ क्या होता है? प्रत्यास्थता सीमा के अंदर तो पदार्थ हमेशा प्रत्यास्थ रहता है, वापस लौट के आ जाएगा, पूर्व अवस्था में लौट आ जाएगा। जैसे ही हम बल हटा लेंगे तो पूर्व अवस्था में लौट के आ जाएगा। यंग गुणांक का विमेय सूत्र क्या है? जो यंग गुणांक है y, इसका विमेय सूत्र क्या है? यंग का गुणांक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस जिसको हम बोलते हैं, इसको कई बार y से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कई इसको ई से। ई तो अपना प्रत्यास्थता गुणांक हो गया, और यंग का प्रत्यास्थता गुणांक, यदि यंग शब्द लिख दिया, नॉर्मल प्रत्यास्थता गुणांक आपका ई है और यंग प्रत्यास्थता गुणांक आपका y है। तो इसका हो जाएगा एफ बाई ए, हम इसको बोल रहे हैं। तो इसका आंसर बन के आ जाएगा बल बट्टा क्षेत्रफल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, m1 L-1 T-2, इसका निकल के आएगा m1 L-1 T-2, m1 L-1 T-2। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिबल का विमेय सूत्र क्या है? इस बार आपसे प्रतिबल का पूछा गया है। जैसे प्रतिबल हम किसको कह रहे हैं? ए जे एफ बाई ए को हम प्रतिबल कर रहे हैं, तो प्रतिबल का क्या बन जाएगा? m1 L-1 T-2। जैसे कि m1 हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, जैसे कि इसको मैं बोल दूँ mg अपन में पाई आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मेरा हो गया mg अपन में पाई आर स्क्वायर। m मेरा मास हो गया, g मेरा त्वरण हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, यानी वेग में परिवर्तन की दर, और नीचे मेरा आर स्क्वायर हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मेरा कैंसिल आउट हुआ।
m1 l-1 t-2 मेरा यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। किस स्थिति में हुक का नियम है लागू नहीं होता है? हुक का नियम लागू नहीं होता है, प्रत्यास्थता सीमा के बाहर लागू नहीं होता है, ऑप्शन बी। बल्क मॉड्यूलस किस प्रकार के प्रतिबल से संबंधित है? बल्क मॉड्यूलस का संबंध जलीय प्रतिबल से संबंधित है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस से संबंधित है, जलीय प्रतिबल। बल्क मॉड्यूलस से जलीय प्रतिबल से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपरूपण गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? अपरूपण गुणांक जिसको हम बोलते हैं अपरूपण प्रतिबल बट्टे अपरूपण विकृति। अपरूपण प्रतिबल हो गया मेरा F/A और अपरूपण विकृति होगी मेरी थीटा। तो इसका जो एसआई मात्रक निकल के आएगा वह निकल के आएगा पास्कल। ऑप्शन नंबर ए पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रत्यास्थता का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो इसका अध्ययन किया जाता है मैकेनिक्स या यांत्रिकी के अंदर किया जाता है। भौतिकी की अलग अलग शाखाओं में से एक है यांत्रिकी, उसमें किया जाता है प्रत्यास्थता का अध्ययन। यदि वस्तु बल हटाने के बाद पूर्व अवस्था में न लौटे तो वह क्या कहलाएगी? तो वह अप्रत्यास्थ कहलाएगी, इन इलास्टिक कहलाएगी, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन विमाहीन राशि है? जो विकृति है उसको हम विमाहीन बोलते हैं और ये अदिश राशि है, तो आंसर बनेगा स्ट्रेन विकृति। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी पदार्थ की प्रत्यास्थता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है दिए गए ऑप्शन में से स्टील की सबसे अधिक होती है। दाब किस पर निर्भर करता है? प्रेशर इक्वल टू बल अपॉन में क्षेत्रफल। फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है, तो आंसर बनेगा ऑप्शन सी, बल एंड क्षेत्रफल दोनों पे। आयतन गुणांक में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है? अब हम बात करेंगे आयतन गुणांक में ऋणात्मक चिन्ह की। चलिए तो यहाँ पे आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। दाब बढ़ने पर आयतन घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हुक के नियम किस संबंध को व्यक्त करता है? तो हुक का नियम है वह प्रतिबल और विकृति के रिलेशन को संबंध करता है, यानी प्रतिबल समानुपाती होता है विकृति के। प्रत्यास्थता का गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है? तो प्रत्यास्थता गुणांक का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर ए। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का मात्रक होता है पास्कल, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर मॉड्यूल का दूसरा नाम क्या है? शियर मॉड्यूल का दूसरा नाम क्या है? इसको हम अपरूपण गुणांक कहते हैं। इसका दूसरा नाम है रिजिडिटी मॉड्यूल्स, हिंदी में हम बोलेंगे अपरूपण गुणांक। इसका फॉर्मूला बनता है जलीय प्रतिबल अपॉन में आयतन विकृति, ऑप्शन बी। और अपना लास्ट क्वेश्चन है, 1 पास्कल किसके बराबर होगा? तो 1 पास्कल मेरे 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के टॉपिक वाइज MCQ प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।